हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बार रिवीजन सीरीज में। प्रीलिम्स 2020 के लिए रैपिडली रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों। साइंस एंड टेक के प्रीमिक्स रिवाइज करते हैं। हमने प्रीवियसली अभी तक इन जो इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट और इनफैक्ट कल इंटरनेशनल रिलेशंस भी रिवाइज कर लिया दोस्तों। आज साइंस एंड टेक रैपिडली देखते हैं। एंड दोस्तों ये फाइल हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड बाकी सभी सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ मार्च 2020 तक मत रुकेगा दोस्तों, आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का भी वहां कंपाइलेशन अवेलेबल है, उसको भी आई वुड हाईली रिकमेंड क्विकली देख लीजिए। एक फाइल मेरे हिसाब से खत्म करने में मैक्सिमम 1 आवर। ओके दोस्तों, आई एम ओवरवर्क्ड। कैंपेन डॉक्टर्स की कैंपेन है, ठीक है। निपा वायरस उत्तराखंड में नहीं था, केरल में था। एंड देन दोस्तों इसके वायरस के जो सिम्टम्स हैं इन्फ्लुएंजा से मिलते हैं। एंसेफेलाइटिस अगर देखें तो ये एंसेफेलाइटिस क्या होता है, हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करने वाला एक पूरा ऐसे जो पूरी एक बीमारियों का जो एक गुच्छा, ठीक है, उसको सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। एंड बहुत बार निपा में एसिम्टोमेटिक रह जाते हैं लोग दोस्तों। कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद है, हमारे आंखों के लेंस को इम्पैक्ट करता है, कॉर्निया एक्सेट्रा वगैरह पर प्लीज इसको मार्क मत कीजिएगा क्योंकि इस पर लेटेस्ट डिस्कवरीज थी, न्यूज में था। एंड देन दोस्तों पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स का पार्ट थी, बहुत जगह पे वर्ड मेंशन हुआ दोस्तों। पोस्ट टर्म मतलब जो एक ह्यूमन एक जो फीटस है उसको डेवलप होने में 38 हफ्ते लगते हैं, फुल टर्म बोलते हैं। उसके बियॉन्ड 40 हफ्ते में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन अगर 42 वीक्स तक भी अगर डिलीवरी नहीं हो रही है उसको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहा जाता है। ये हेरिडेटरी रीजन से हो सकता है एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अगर इरेगुलर हो और पेल्विस का साइज भी अगर छोटा रहे तो भी ये हमारी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। देन दोस्तों जो बर्नआउट मतलब एक काम करते करते इतना ज्यादा आपको जो मेंटल स्ट्रेस हो गया एंड इनफैक्ट इसे अगर आप सोशो में आपने सुना हो वर्ड, उसको हम बोलते हैं एलियनेशन, कि आपको बहुत जुदा जुदा सा फील हो रहा है कि नहीं, आई जस्ट डोंट फील लाइक पार्ट ऑफ इट। तो ये एक सीरियस हेल्थ इशू है। WHO कह रहा है कि इसका भी एक एपिडेमिक, रादर एक पेंडेमिक चल रहा है दुनिया में ओवर स्ट्रेस्ड लोगों का। एंड देन दोस्तों जो अगर डेथ की बात करें, काम करने से डेथ भी हो जाती है, एक जापानीज टर्म है उसके लिए करोशी। इनफैक्ट कभी ये नहीं पूछना चाहिए यूपीएससी को, लेकिन अगर पूछे करोशी आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। क्रॉनिक वर्क प्लेस स्ट्रेस एटसेट्रा को बर्नआउट का नाम दिया गया। पिंक बॉल वॉर्म न्यूज में था, कॉटन को इंपैक्ट करता है, गलती नहीं होनी चाहिए। और देन उसके बाद अगर हम स्पेस स्टेशन में कैंडल जलाएंगे उसकी वो नॉर्मल जो हमारी टीयर शेप फ्लेम नहीं बनेगी एंड वाटर बॉयल होगा लेकिन बबल्स नहीं बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स मार्क कर सकते हैं ग्रेविटी की एब्सेंस में। फ्यूल सेल पे भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नया तरह का कैटलिस्ट डेवलप किया, सिलीनियम ग्राफीन से बनाया जाता है एंड इसीलिए न्यूज में था। फ्यूल सेल का बाय प्रोडक्ट सिर्फ वाटर है दोस्तों, हाइड्रोजन जो हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वाटर ही बाय प्रोडक्ट बनता है, इलेक्ट्रिसिटी हीट भी बनती है और 1 वोल्ट का नॉर्मल एक फ्यूल सेल होता है। तो इसीलिए उसको थोड़ा और कॉम्पैक्ट करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने सेलेनियम ग्राफीन बेस्ड एक कैटलिस्ट का यहाँ पर इन्वेंशन कर दिया। ओके देन दोस्तों अदरवाइज यूजुअली प्लैटिनम बेस्ड कैटलिस्ट से तो इससे थोड़े कॉस्ट भी कम हो जाएगी। एंथ्रेक्स भी न्यूज में था। एंथ्रेक्स वायरल डिजीज नहीं है दोस्तों, बैक्टीरियल डिजीज है। बहुत ज्यादा एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया चाहिए होते हैं अगर किसी ह्यूमन को इम्पैक्ट करना है तो, ठीक है। अदरवाइज इम्पैक्ट नहीं होगा। कॉन्टेजियस डिजीज इसीलिए नहीं है, ड्रॉपलेट से नहीं फैलता। ओके देन दोस्तों जीएम की बात करें तो ये न्यूज में रहते हैं। और देन जो GEAC है हमारे पास, जो बॉडी जो इसको अप्रूव करती है, सरकारी बॉडी। एंड देन बीटी ब्रिंजल को अप्रूव कर दिया गया, सीड प्रोडक्शन किया जा रहा है लार्ज स्केल पर, लेकिन कल्टीवेशन नहीं हो रही। कल्टीवेशन एज इन की ह्यूमन बींग्स के कल्टीवेशन के लिए इसको नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल्स हैं अभी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये पहला फूड क्रॉप नहीं, अभी नहीं बना पहला फूड क्रॉप, अभी स्टिल वेटिंग में है। लेकिन अगर जब हो जाएगा तो शायद पहला फूड क्रॉप जो कि कल्टीवेट किया जाएगा अक्रॉस, अभी सिर्फ ट्रायल चल रहे हैं, फील्ड ट्रायल्स, ठीक है। ए स्पेलिंग गलत हो गई। ओके देन दोस्तों उसके सिवा हमारे देश में 3 और GM क्रॉप्स जिनके ट्रायल चल रहे हैं वो हैं ब्रिंजल, मस्टर्ड एंड पोटैटो। मस्टर्ड पर सवाल पूछा जा चुका है। ओके नासा का एक पंच मिशन चल रहा है दोस्तों। पंच है ना, पंच मिशन किसको, जो सन की अगर हम आउटर लेयर देखें तो जो सन है, सन का कोर है। देन उसके बाद आगे बढ़ें तो सन का जो आगे जो यहाँ पर जो जितने भी इलाके में जहाँ पे हमें रोशनी बहुत नजर आती है, देन उसके बाद भी एक जो उसका सन का आउटर एटमॉस्फेयर है उसको कोरोना कहा जाता है, ठीक है। तो उसको कोरोना, अब ये क्योंकि सिंस इतना इल्यूमिनेटेड है सन हमारा, इतना तेज रोशनी है, ये कोरोना जनरली नजर नहीं आता। तो इसी को स्टडी करने के लिए पंच मिशन जा रहा है। रादर हमारे अर्थ के जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में ही रहेगा, ये सन के करीब नहीं जाएगा, लेकिन स्टडी कोरोना को करेगा। कोरोना एंड हीलियोस्फेयर, ठीक है। C से कोरोना, H से हीलियोस्फेयर, सन के आउटर जो स्फेयर्स को स्टडी करेगा एंड इसीलिए जानेगा सोलर विंड्स एटसेट्रा वगैरह किस तरह से प्रभाव डालती है हमारे वेरियस प्लैनेट्स पर, ठीक है। पंच मिशन याद रहे सन के लिए है 2022 में, सन के करीब नहीं जाएगा, अर्थ के आसपास ही रहेगा। लीसा
दोस्तों ESA जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लीसा भेजा जा रहा है, जो कि क्या होगा, इवैक्यूएशन सिस्टम है। अगर कोई हमारा एस्ट्रोनॉट को चोट लग जाती है तो क्विकली इवैक्यूएट करने का एक तरीका है एस्ट्रोनॉट को रेस्क्यू करने का। ओके, त्रिनेत्र भारतीय रेलवेज ने इसको चलाया, क्योंकि बहुत बार जो विजिबिलिटी लो हो जाती है, विजिबिलिटी जो डीजल ड्राइवर्स हैं, जो डीजल इंजन वगैरह चलाते हैं, उनके लिए इंफ्रारेड से एनहांस्ड एक ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेड सिस्टम है, जो कि आपको जो ड्राइवर्स को गाइड करेगा कि आगे रास्ता जो सही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, जो टेरेन मैपिंग का सिस्टम है त्रिनेत्रा, याद रखिएगा, ठीक है, भारतीय रेल का है। ड्रोन एटसेट्रा मार्क करने की टेंडेंसी होती है, प्लीज मत कीजिए। ग्रेविटेशनल वेव्स, ये जो आइंस्टाइन की थियरी थी, स्पेसिफिक नहीं, जनरल रिलेटिविटी से निकलता है। एंड लाइट वेव्स के जैसे ट्रेवल नहीं करती, साउंड वेव्स के जैसे ट्रेवल करती है, बात ध्यान रहे। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल वेव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पूछी जा चुकी है। वैसे टिंडल इफेक्ट भी पैरेलली देख लेते हैं। तो स्टैटिक का क्वेश्चन है कि लाइट जब एंटर करती है एक सॉल्यूशन में, जिसमें अगर कोलॉइड सॉल्यूशन हो, इसमें अगर पार्टिकल्स तैर रहे हो, तो वो लाइट स्कैटर कर जाती है, तो उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन टोटली डिसॉल्व हो जाता है, कॉपर सल्फेट टोटली डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए लाइट स्कैटर नहीं करेंगे। मिल्क, ये मिल्क के पार्टिकल्स तैरते रहते हैं, इसलिए एमल्शन के नाम से। स्टार्च भी तैरता रहता है, इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। ओके दोस्तों, देन आगे देखें तो एग की बात करें तो स्टैटिक का क्वेश्चन अगेन, जो एग है, उस जो फ्रेश एग होता है वो उसमें एयर नहीं होती, इसीलिए वो इट डज नॉट फ्लोट, जो फ्रेश एग है। तो इसलिए जैसे जैसे एग पुराना होता जाता है और उसकी जो एग की मेम्ब्रेन है उसमें से एयर एक्सचेंज होता रहता है, गैस एक्सचेंज, अंदर एयर का बबल आ जाते हैं, एयर बबल आने से तो इट्स बिगिंस टू फ्लोट। ओके, तो इसीलिए एग की जो शेल है वो परमिएबल नहीं है, परमिएबल होता है तो सारा सामान बाहर निकल जाता है एग का, तो सेमी परमिएबल है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, इट इज सेमी परमिएबल, लॉन्ग टर्म में गैस एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन लिक्विड एक्सेट्रा वगैरह चेंज नहीं हो पाते एक्सचेंज। ओके, पेरिस एग्रीमेंट में दोस्तों हमने डिसाइड किया था कि हमें जो तापमान है 1 से 1.5 डिग्री के बीच में ही बढ़ने देना है अर्थ का, उसी के हिसाब से हम अपनी जो एमिशंस पॉल्यूशंस को कम करते जा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये नहीं फॉलो किया गया, इतना रैपिड जो रिएक्शंस होंगे अर्थ में, फीडबैक इफेक्ट वगैरह सब चलाकर 4 से 5 डिग्री अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा आने वाले सालों में, और वो अनकंट्रोलेबल वार्मिंग होगी उससे, और हम नहीं रोक पाएंगे। उस पूरे सिनेरियो का नाम दिया गया हॉट हाउस अर्थ। ठीक है, हॉट हाउस अर्थ बन जाएगी, जिससे जो 60 मीटर तक भी हमारे सी सरफेस टेम्परेचर, जो सी सरफेस का लेवल बढ़ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली पूरी जो बहुत सारे जो लो लाइंग एरियाज हैं सब मर्ज हो जाएंगे। ओके, एपिडेमियोलॉजिस्ट जो कि बताते हैं कि कैसे एपिडेमिक फैलता है एटसेट्रा, तो वो पेशेंट जीरो को बहुत ज़्यादा दिमाग में रखते हैं। पेशेंट जीरो वो ऐसा पेशेंट है जो कि पहला डॉक्यूमेंटेड पर्सन है जिसमें हम डिजीज़ को देख पाए थे, ये हमें सबसे पहले पता है इसमें डिजीज़ आया था। ठीक है दोस्तों, ये ज़रूरी क्यों रहता है? क्योंकि ये ज़रूरी इसीलिए है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात जो पेशेंट जीरो का जानना, क्योंकि हमें इससे पता लगता है कि डिजीज़ कहाँ से आया होगा, चाहे वो बैट से आया था या कहाँ से आया था, उसी से कि आपने क्या खाया, कहाँ विजिट किया, कौन से जंगल में गए थे एटसेट्रा, कि कहीं आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि ये डिजीज़ कहाँ से आया होगा, ह्यूमन इंटरफेस क्या रहा होगा। ओके, इबोला वायरस के बारे में जान लेते हैं। इबोला वायरस ह्यूमंस को इंपैक्ट करता है, प्राइमेट्स जो ह्यूमंस जैसे लिखने वाले, जो दिखने वाले जो जितने भी जो हैं, जैसे बंदर एटसेट्रा, प्राइमेट्स कहलाते हैं। ठीक है, उनमें भी इंपैक्ट करता है। अदरवाइज बहुत सारे वायरसेस हैं, फॉर एग्जांपल रेस्टॉन वायरस जो इनफैक्ट अगर देखें तो ये जो प्राइमेट्स वगैरह को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन हम ह्यूमंस को इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है, तो कैनबिस प्लांट दोस्तों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, मैरिजुआना एटसेट्रा के चलते अभी पूरे न्यूज़ चैनल भरे पड़े हैं जो सारे के सारे आपको सिखा भी रहे हैं कि कहाँ से क्या मिलता है, तो शायद ये सब वाला आप न्यूज़ चैनल देख के सॉल्व करते हैं, लेकिन स्टिल ठीक है, कौन सा फीचर नहीं है कैनबिस प्लांट का दोस्तों, काम की बात वो नहीं बताते, इसीलिए आप उनको अवॉइड कर सकते हैं और काम के अखबार एटसेट्रा ही पढ़िए। प्रीक्योर प्रीमिक्स देखिए, है ना, फालतू हम क्यों पॉलिटिक्स में जाएं। ओके, दोस्तों कैनबिस प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इनको बीज एंड इंसेक्ट्स जो पॉलिनेट नहीं करते दोस्तों, ये विंड से पॉलिनेट किए जाते हैं। इवन की इनफैक्ट बहुत सारे पाम ट्रीज हैं जो इवन कोकोनट पाम एटसेट्रा, वो भी विंड पॉलिनेशन से ही जो आगे ग्रो करते हैं। ओके, देन दोस्तों इंडस्ट्रियल हेम्प वगैरह, क्योंकि फाइबरस प्रोडक्ट है कैनबिस, 2 ही तरह के होते हैं हमारे पास, मेल और फीमेल सेपरेट फ्लावर्स हैं सेपरेट प्लांट्स पर। ठीक है, तो मेल फीमेल फ्लावर्स सेपरेट प्लांट्स पर होते हैं, इसीलिए डिफरेंट तरह के प्लांट के डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज हैं, जो फाइबरस होते हैं उनसे हम इंडस्ट्रियल हेम्प प्रोडक्ट्स वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फाइबर निकलता है इसमें से। एंड देन उसके बाद मेडिसिनल, रिक्रिएशनल वगैरह
यूजेस भी हैं इसी के। और जो सब्सटेंस है जो साइकोट्रॉपिक जिसको माना जाता है, जो साइको एक्टिव सब्सटेंस है जिससे जैसे नशे की फीलिंग आती है, वो है टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। ठीक है, तो ये इसीलिए ये मैरिजुआना एक्सेट्रा में भी कंज्यूम होता है। ओके, देन दोस्तों कोकोनट पाम, डेट पाम, मेज, ये भी जो विंड पॉलिनेशन से चलते हैं। विंड पॉलिनेशन का जो साइंटिफिक नाम क्या कहलाता है दोस्तों, इसको एनीमोफाइली कहते हैं। ठीक है, भूलना नहीं, एनीमोफाइली। ओके, देन दोस्तों भाभा कवच, हमने एक जैकेट बनाई, वो जैकेट बुलेट प्रूफ जैकेट है, थोड़ी सी और हल्की कर दी हमने, एंड 10 किलो के बजाय 9.5 किलो के आसपास की है। एंड AK-47 इंसास राइफल की जो बुलेट्स हैं उनको भी ये रोक लेती है। देन दोस्तों कमेटीज इंपॉर्टेंट न्यूज में रहती हैं। सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी है जो क्रिप्टो करेंसीज के यूज पर जिसने अपनी रिपोर्ट दी और उसने बोला कि रेगुलेट करना और अभी तो रोकना ही जरूरी है। ओके, देन BN श्री कृष्णा तेलंगाना बनाने की कमेटी से शुरू हुए थे। देन डेटा प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, बहुत सारी कमेटीज BN श्री कृष्णा जो जस्टिस हैं उनके अंतर्गत बनाई गई। के कस्तूरी रंगन जो वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल, इसके पहले जो गार्डगिल हमारे पास जो गार्डगिल रिपोर्ट आई थी उसको रिव्यू किया था। गार्डगिल पैनल की जो रिपोर्ट थी वेस्टर्न घाट्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रिपोर्ट थी, उसको थोड़ा मेलो डाउन किया वेस्टर्न घाट्स को पर कि क्या कौन सी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो सकती है रहने के लिए, कौन सा जहां पे ह्यूमन जा सकते हैं, तो कस्तूरी रंगन ने थोड़ा सा लीनियंट व्यू लिया था। देन कस्तूरी रंगन कमेटी एक और बिठाई गई थी, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। देन बिमल जलान कमेटी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को लेकर था कि लॉन्ग टर्म अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं हमारे देश में। ओके, चांदीपुरा वायरस दोस्तों ब्रेन को इंपैक्ट करता है क्योंकि एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से जुड़ी हुई बात है अगेन। तो और उसके बाद जो जैपनीज एंसेफेलाइटिस है वो देखें तो सैंड फ्लाइज द्वारा फैलाया जाता है, तो ये बात हमें कभी भी नहीं भूलनी। ओके, देन 3 कंपोनेंट नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम दोस्तों कैंसर में यूज हो रहा है क्योंकि कैंसर के सेल्स को मारने के लिए जब हम दवाई देते हैं तो ना सिर्फ वो कैंसर के सेल्स को मारती है, वो बाकी हमारी ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी मार देती है। इसीलिए जरूरी है कि उसकी एक्यूरेट टारगेटिंग की जाए हमारी दवाइयों की, लेकिन टारगेटिंग करनी मुश्किल रहती है, इसीलिए नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम लाया गया। 3 जो अब कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, एक तो DNA बिल्कुल नैनो लेवल पर, प्रोटीन, और देन एक हमारा विटामिन B7 बायोटिन कहलाता है। तो इनको यूज करके हम एग्जैक्ट टारगेटेड डिलीवरी करने की कोशिश कर रहे हैं दवाई की, ताकि सिर्फ कैंसर सेल्स को ही इंपैक्ट करे। दोस्तों एजेंट स्मिथ तो बहुत ज्यादा न्यूज में था, एंड्रॉइड फोन्स को इन्फेक्ट किया इसने, एंड्रॉइड फोन में मैलवेयर था, डेटा एटसेट्रा सभी को ही ये इंपैक्ट कर रहा था। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो टेबल सॉल्ट को लेकर एक आर्टिकल था, उसमें एंटी केकिंग एजेंट रहते हैं जो भारत सरकार की साइंस की मैगजीन आती है उसमें था। तो एंटी केकिंग एजेंट मतलब जो टेबल सॉल्ट को इकट्ठा होने से रोकता है, क्योंकि अगर पैकेट में डालना मुश्किल हो जाएगा उसको, अगर वो इकट्ठा हो जाएगा हमारे डब्बों में डालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, और उसको ऐसे छिड़कना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए एंटी केकिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। तो जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। पोटेशियम साइनाइड, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा भयंकर जो पॉइजनस चीज है, इसको मार्क मत कर देना। ठीक है, जहां पे 3 नहीं है वही हमारा आंसर, तो एक ही ऑप्शन बचती है, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि अरे सर मैंने तो कभी पढ़ा भी नहीं इसके बारे में, तो लेकिन ये पढ़ा हुआ है पोटेशियम साइनाइड तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज है। अगर हम नमक में डाल देंगे तो बस ऐसा होता नहीं कि छूते ही मर गए, कि उसको छुआ और जीप पर छुआ और खत्म, तो इसीलिए पोटेशियम साइनाइड नहीं मार्क करेंगे हम। ओके, देन ये लम्प्स बनाने से रोकता है कि एंटी केकिंग एजेंट्स, बाकी और भी नाम लिखे हुए हैं हम उसको देख सकते हैं। ओके, देन दोस्तों पोषण अभियान विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जा रहा है, इस पर हमने अनगिनत वीडियोस बनाए हैं। और देन उसके बाद जो नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, दोस्तों हमारे गाँव में अगर आप जाएं, जो प्राइमरी लेवल पर अगर बिल्कुल देखें आप अपने, अगर कोई बीमारी का इलाज कराने जाएंगे तो कौन से डायग्नोस्टिक चीजें होनी चाहिए वहां पर जो डायग्नोज करें, उसकी एक पहली बार दुनिया में एक लिस्ट बनाई गई है भारत सरकार द्वारा, जो कि बताएगी कि अच्छा ये अगर वहां पर अगर 5 तरह की बीमारियों का अगर आप इलाज करते हैं तो आपके पास ये पर्टिकुलर तरह के टेस्ट या फिर इक्विपमेंट्स डिवाइसेस का होना मैंडेटरी है। ठीक है, NEDL की बात की गई है, और ये टर्शरी हेल्थ केयर नहीं, प्राइमरी हेल्थ केयर को भी इंपैक्ट करती है, गांव और लेवल पर भी जाकर बात होती है। ठीक है, बहुत सारी डिवाइसेस जो कि मैंडेटरी हैं, होनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस या फिर डायग्नोसिस करना है तो। ओके, देन दोस्तों कोल की बात करें, भारत में सबसे पुराना कोल है, बहुत ज्यादा पुराना, जो इवन कि आप जब उसमें देखते हैं जो गोंडवाना प्लेन्स में और इस पूरे इलाके में, वहां पर ओल्डेस्ट वैरायटी ऑफ कोल मिलती है। भारत यस बहुत सारा कोल प्रोड्यूस करता है, लेकिन इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, इसलिए उसके बावजूद क्योंकि हमारे कोल की क्वालिटी थोड़ी सी लो है, उसके कारण हमें कोल इंपोर्ट भी करना पड़ता है। ओके, देन दोस्तों एस्पर्जर्स सिंड्रोम, ये भी न्यूज में था। एस्पर्जर दोस्तों होता क्या है कि जनरली आप थोड़ा सोशली लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, तो एंड सोशल इंटरेक्शन को
इम्पैक्ट करता है। एक न्यूरोट्रांसमीटर एक डिजीज़ है, न्यूरोट्रांसमिशन से बहुत ही रेयर डिजीज़ है। अगर आपने माई नेम इज़ खान शाहरुख खान की मूवी देखी है तो उसमें जिस तरह से शाहरुख खान एक आम इंसान, बिल्कुल एक सीधा साधा इंसान, लेकिन बस सोशली थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है बाकियों को, तो इसीलिए उसको एस्पर्जर्स सिंड्रोम कहते हैं। वो थोड़ा एक जो ब्रेन की ही प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड वो इसीलिए, लेकिन कोई इससे ऐसा नहीं है किसी तरह की कोई और जो डेवलपमेंट एक्सेट्रा की प्रॉब्लम रहती है, तो इसीलिए इसकी अवेयरनेस को लेकर आर्टिकल्स थे, तो सोशल इंटरेक्शन को ये इम्पैक्ट करता है एस्पर्जर्स। देन दोस्तों प्रीटोमेनिड एक एंटी टीबी ड्रग है। टीबी की अगर हम बात करें दोस्तों, टीबी बैक्टीरियल डिजीज होती है, आपको पता है, एंड देन इसको जो ट्रीट करने के लिए जो हमारी नॉर्मल, जैसे अगर टीबी है किसी को, बिल्कुल ट्रीटेबल है, आइसोनियाजेड खाते हैं लोग, ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर आप देखें रिफैम्पिसिन, है ना, ये दवाइयों के नाम याद होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टीबी के मरीज हैं हमारे देश में है। आइसोनियाजेड, ठीक है, एंड रिफैम्पिसिन। टीबी का अगर कोर्स लोग बीच में छोड़ देते हैं तो टीबी हमारे शरीर में बिगड़ जाती है, और जो उसके बाद ये नॉर्मल दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। उसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी या एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है, और भी जो लेवल हाई। इसको लेकर सिर्फ अभी तक 3-4 दवाइयां ही थी, एक उसमें और दवाई ऐड हो गई है जो रिसेंटली, नाम है प्रीटोमेनिड। बाकी क्योंकि अदरवाइज जो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो अभी बेडाक्विलीन और लाइनोजेलॉड, ठीक है, सिर्फ ये लाइनजोलेड एंड बेडाक्विलीन सिर्फ 2 ही दवाइयां थी जो अभी इसको जो ट्रीट कर पाती हैं एमडीआर एक्सडीआर को। अभी उसमें तीसरी ऐड हो गई है, उसका नाम हमने क्या पढ़ा अभी, प्रेटोमेनिड, ठीक है, प्रेटोमेनिड इसको ट्रीट करेगी। भारत सरकार ने, आप देखें जो जैसे प्रोजेक्ट निक्षय है ना, प्रोजेक्ट निक्षय है जो टीबी को कंट्रोल करने का, और भारत सरकार ने भी एक शपथ ली है, कसम खाई है कैंडल जलाकर कि 2025 तक सारे देश में टीबी खत्म कर देंगे। और डब्ल्यूएचओ ने कहा थोड़ा सा काम डाउन, तो 2035 तक भी अगर हम कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ये डब्ल्यूएचओ का टारगेट है, ठीक है, भारत सरकार ने, लेकिन 2025 तक ही अच्छे दिन लाने की बात की है। ओके, देन दोस्तों अब हम बात करें नाइट्रोजन कंपाउंड्स में से बहुत ही जो क्लास ए पॉइजन की बात है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, लेकिन इसके भी बियॉन्ड देखें, स्टाइरीन गैस जो विशाखापट्टनम में लीक हुई थी, अगर आपसे पूछें तो कौन सी इनमें से कोई भी गैस नहीं थी, वो थी स्टाइरीन। विशाखापट्टनम में गैस लीक जिसमें लोग भी मारे गए थे। ओके, एमडीएच मसालों में बैक्टीरिया मिला और जिससे पेट खराब हो जाता है बहुत बुरी तरह से, नाम क्या है, सैल्मोनेला। सैल्मोनेला आपसे पूछा जाए तो क्या है, इट्स नॉट अ प्रोटोजोआ समथिंग, इट्स अ बैक्टीरिया। ओके, बॉम्बे ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर टाइप ब्लड ग्रुप है, ना इसमें ए जो एंटीजन है, ना बी है, ना ओ है, ना एच है, ठीक है, किसी भी तरह के नहीं है, इसलिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप का एक और नाम भी क्या होता है, एचएच ब्लड ग्रुप भी कहते हैं इसको, ओएच ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, पूछा जाए आपको आइडिया होगा। ओके, देन दोस्तों मेघदूत एक ऐप बनाई किसानों की मदद करने के लिए कि कहाँ पर आपको बेटर जो लोकेशन हो सकती है आपकी लोकेशन के हिसाब से, कब बारिश आएगी, कब फसल उगाई जाए, एक्सेट्रा, और लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल कराएंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्म्स वेलफेयर एंड अर्थ साइंस ने मिलकर इस पर एक ऐप बनाई है। नाम क्या रखा दोस्तों, मेघदूत। लेकिन बात ध्यान रहे, मेघराज भी भारत सरकार की एक और जो सर्विस है जो कि जो क्लाउड से जुड़ी हुई, क्लाउड मतलब बारिश वाला क्लाउड नहीं दोस्तों, जो हम ऑनलाइन बहुत सारी चीजें स्टोर कर रहे हैं, चाहे वो हमारा सॉफ्टवेयर हो, चाहे हमारी जो बाकी चीजें हो, तो मेघराज, ठीक है, उसका नाम याद रखिएगा, वो मेघराज है, ठीक है, भारत सरकार राज करती है ना सब पर, तो इसीलिए राज याद करने की कोशिश कीजिए। वो भारत सरकार की वेरियस जो चीजों को स्टोर करने के लिए जो है मेघराज। मेघदूत, अरे जैसे अच्छा दूत लेकर आया है कुछ से पैगाम आपका कि बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है तो फसल उगा लो, ठीक है, तो मेघदूत, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, तो बारिश आने वाली है, इंफॉर्मेशन किसानों को, एंड देन मेघराज जो वो कौन है, हमारे ई क्लाउड सर्विस। तो थोड़ा बात बस थोड़ा कंफ्यूज मत कीजिएगा एग्जाम में सवाल पूछें तो। ओके, देन दोस्तों एंड उसके बाद देखें तो अगर जैसे हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, वो पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो बड़ा सर्वर होता है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजते हैं, वहाँ प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन, फिर वापस आती है, ठीक है, तो इसके पूरे चक्कर में बहुत लैग आ जाता है पूरे प्रोसेस में। इसको तेज करने के लिए अब जहाँ से कंप्यूटर ने इंफॉर्मेशन भेजी वहीं पर आसपास ही उसको प्रोसेस कर दिया जाए, उसको कहा जा रहा है एज कंप्यूटिंग, ठीक है, कि जिस जगह से इंफॉर्मेशन शुरू हुई है वहीं पर ही आसपास प्रोसेस कर दी जाए, ताकि जो ये पूरा टर्न अराउंड टाइम है ये रिड्यूस किया जा सके। इसको एज कंप्यूटिंग का नाम दिया गया, गलती नहीं करनी, ठीक है दोस्तों। तो एंड देन इससे क्या होगा, हमारी स्पीड ऑफ कंप्यूटिंग बहुत तेज हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स आएगा। देन दोस्तों टैटू इंक को लेकर न्यूज़ थी कि इससे कैंसर कॉज हो रहे हैं, तो एंड कैंसर भी कौन से, वो भी लिम्फ नोड्स वाले कैंसर, क्योंकि जो टैटू इंक्स की जो टैटू की इंक है वो हमारे जो ब्लड के थ्रू लिम्फ्स में चली जाती है, एंड देन उसमें लेड है, क्रोमियम है, कार्बन ब्लैक है, एंड जिंक नहीं पाया गया, लेकिन उसके बियॉन्ड देखें निकल एंड इनफैक्ट ऐश, आयरन ऑक्साइड्स, ऐसी चीज़ें जो कि हम गाड़ियों के पेंट में यूज़ करते हैं, वो हमारे जो टैटू की इंक में रहती है।
लिम्फ नोड्स में जाकर वो जो हमारे इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है, कैंसर से जोड़ा जा चुका है। ठीक है, इवन की जो बहुत सारे थाइलेट्स और बेंजो टाइप के जो पायरीन के प्रोडक्ट्स हैं तो ये पाए जा रहे हैं टैटू इंक्स में, तो उससे कैंसर कॉज हो रहा है। ओके, न्यूट्रिनो दोस्तों, न्यूट्रिनो न्यूज़ में रहते हैं हमेशा। जो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में, तमिलनाडु केरला बॉर्डर पर है। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है। एंड देन दोस्तों जो कोलार गोल्ड फील्ड माइंस हैं, बहुत गहरी माइंस हैं दोस्तों, 2-2 किलोमीटर नीचे 2000 मीटर जाकर ऑब्जर्वेटरी बनाई गई यहाँ पर। इस ऑब्जर्वेटरी में पहली बार दुनिया में 1965 में हमारे न्यूट्रिनो डिस्कवर हुए थे। एंड एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो जो एटमॉस्फेयर में हमारे एग्जिस्ट करते हैं, पहली बार कोलार गोल्ड जो फील्ड माइंस थी वहीं पर ही पाए गए थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे बन रही है अब ऑब्जर्वेटरी? फिलहाल तो तमिलनाडु में जो पॉटीपुरम विलेज है वहाँ पर बनाई जा रही है। अदरवाइज हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेटरीज होती हैं ये इक्वेटर से बहुत दूर होती हैं, 35 डिग्री नॉर्थ साउथ टाइप सी रहती हैं। तो पहली बार हमारे देश में इक्वेटर के पास बनाई जा रही है। इससे क्या होगा? इससे हमारा जो स्काई का व्यू है बहुत एक्सपैंड हो जाता है और न्यूट्रिनोज की क्वांटिटी भी बढ़ती है। अकॉर्डिंगली हम बेटर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। देन दोस्तों क्वेस्ट प्रोग्राम, ये लास्ट ईयर के इको सर्वे में भी था। भारत सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग को तेज करने के लिए शुरू किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग। एंड देन उसके बाद देखें, जैसे हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स अगर बिट्स यूज करते हैं तो ये क्यूबिट्स यूज करते हैं क्वांटम कंप्यूटर, और कंप्यूटिंग बहुत मेनी फोल्ड तेज हो जाती है। ठीक है, एंड देन ट्यूबलाइट यूपीएससी का फेमस, क्योंकि हम सब हैं यूपीएससी के लिए ट्यूबलाइट। एंड देन दोस्तों ट्यूबलाइट देखें तो इसमें रोशनी कैसे प्रोड्यूस होती है? फ्लोरेसेंस से। ठीक है, फ्लोरेसेंस मतलब क्या? मरकरी के वेपर गर्म होते हैं और वो जाकर जो फॉस्फोर होता है, जो फॉस्फोर से जाकर टकराते हैं कोटिंग से, एंड फॉस्फोर कोटिंग लाइट एमिट करना शुरू कर देता है। तो दिस इज हाउ अ ट्यूबलाइट वर्क्स। ओके, देन दोस्तों एंटीबायोटिक्स के अगर पॉइंट से देखें, एंटीबायोटिक्स जनरली सिर्फ और सिर्फ दो तरह की ही रहती है, नैरो एंड वाइड। एंड एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया पर ही एक्ट करती हैं एंड बैक्टीरिया को मार गिराती हैं। एंटीबायोटिक्स नैरो हैं जो बहुत एक थोड़ी सी स्पेसिफिक तरह के बैक्टीरिया को ही मारती हैं। वाइड रेंज जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वाइड रेंज पूरे की पूरी बैक्टीरिया की वाइड जो फैमिलीज को ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इसीलिए जो एंटीबायोटिक्स याद रहे किसके लिए यूज होंगी? वायरस के खिलाफ कभी काम नहीं करेंगी, लेकिन बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेंगी। ओके, देन दोस्तों आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोरोना में बहुत से लोगों को एंटीबायोटिक क्यों खिलाई जाती है? दोस्तों इसलिए क्योंकि जब वायरस से हमारी बॉडी लड़ रही है, उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसी वक्त बहुत से बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं। तो उन बैक्टीरिया को रोकने के लिए साथ में एंटीबायोटिक भी दे दी जाती है कि जब वायरस से लड़ रही है बॉडी तो बैक्टीरियाज अटैक ना करें। ओके, देन दोस्तों अगर हमने हॉर्टिकल्चर को प्रोड्यूस करना है तो इंश्योर करना जरूरी है कि जो फ्रूट्स वगैरह ऐसे टूट के ना गिर जाएं, वेस्ट ना हो। तो इसीलिए एक केमिकल की बात हो रही है, वो है NAA दोस्तों होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड में नेफ्थलीन का अगर हम जो आगे और एक कंपाउंड जोड़ दें तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की बात है। सिंथेटिक एक हार्मोन है, ऑक्सिन फैमिली को ही बिलोंग करता है। एंड देन दोस्तों ऑक्सिन का अपने जो स्टैटिक बायो में पड़ा हुआ है। एंड देन ये क्या करता है? ये आपके एक तरह से जो प्लांट्स के साथ, जो प्लांट्स में जो स्टेम के साथ जोड़ के रखता है फ्रूट्स को, ताकि फ्रूट्स प्री मेच्योर उनकी ड्रॉपिंग ना हो जाए, किसानों का नुकसान ना हो। ओके, ठीक है, NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ओके, देन दोस्तों जो हमारा एक न्यू हराइजन करके एक जो नासा ने चलाया था वो चलता जा रहा है, और वो अभी रिसेंटली जो पार कर गया नेपच्यून को भी, क्यूपर बेल्ट में पहुंच गया। क्यूपर बेल्ट ने उसने ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया, नाम था उसका ऑब्जेक्ट का अल्टीमा थ्यूल। ये हमारी NCERTs में भी मेंशन्ड है अल्टीमा थ्यूल। इसको लेकिन रिसेंटली ऑफिशियली नेम कर दिया गया अल्टीमा थ्यूल को, नाम रखा गया इसका एरोकॉथ। तो आपको एरोकॉथ पूछें तो क्या है? एक वैसे एक पत्थर सा एस्टेरॉइड ही है, तो नेपच्यून के बियॉन्ड है एंड लेकिन कहाँ पर लाई करता है? क्यूपर बेल्ट में, जहाँ पर बहुत सारे डेबरी पड़ा हुआ है ऐसे ना, जो टूट फूट पत्थर पड़े हुए हैं। तो एरोकॉथ नाम है। किसने क्रॉस किया? न्यू हराइजन्स। ठीक है दोस्तों, इसके बियॉन्ड आप देखें तो आपको वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 के बारे में पता होना चाहिए, पहले कौन चला, पहले कौन पहुंचा, एटसेट्रा। हमने डिस्कस भी किया था पहले। ओके, स्टार्स तो पता ही है, ग्रेवा स्टार्स भी आ गए। ये ग्रेविटेशनल वैक्यूम में ऑपरेट करते हैं। एंड अदरवाइज स्टार जब कोलैप्स हो जाता है तो कोलैप्स होने के बाद, लेकिन कई ऐसे स्टार्स हैं जिनमें डार्क एनर्जी बहुत सारी होती है। वो डार्क एनर्जी उसको फर्दर कोलैप्स होने से रोकती है और उसको उतने ही पे मेंटेन रखती है। एंड वो ब्लैक होल में स्टार कन्वर्ट नहीं हो पाता, ब्लैक होल जितना कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता। इसी कारण ब्लैक होल में कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता तो इवेंट होराइजन भी नहीं होता, जो ब्लैक होल्स में देखने को मिलता है। दोस्तों जो ब्लैक होल्स हैं, जैसे अगर देखें बहुत ही कॉम्पैक्ट मटेरियल हैं, कि उनमें से लाइट, उसके पास अगर लाइट आ रही है तो लाइट भी मुड़ जाती है, बेंड होना शुरू हो जाती है लाइट। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं कि इसके आसपास एक हेलो बन जाता है, एक रिंग बन जाती है जो ब्लैक होल्स के आसपास, जिसके जो कि बहुत ही ब्राइट लाइट है। एंड
ऐसा लगता है कि जो हमारा ब्लैक होल है वो लाइट को भी कंज्यूम कर रहा है, ऐसा फील होना शुरू हो जाता है, जो इसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। तो इसीलिए जो हमारे ग्रेवा स्टार्स हैं, ग्रेवा स्टार्स अभी जो एग्जैक्टली देखें तो इवेंट होराइजन नहीं डिपिक्ट करते, लेकिन अदरवाइज बहुत डेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्लैक होल जैसे ही हैं, ब्लैक होल जैसे डेंस हैं, लेकिन इनमें डार्क एनर्जी की होने के कारण ये फर्दर कॉम्पैक्टली पैक नहीं हो पाते, तो इस कारण से ब्लैक होल इतनी डेंसिटी पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल वेव्स को एमिट कर रहे हैं ये भी, लेकिन इनके सिग्नेचर जो हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स के सिग्नेचर थोड़े डिफरेंट हैं कंपेयर टू ब्लैक होल्स। ओके, देन दोस्तों हमारे पास जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, जीन एक्सपर्ट, अरे ये क्या चीज़ है? ये डायग्नोसिस के तरीके निकाले गए हैं ट्यूबरक्लोसिस को और जो जल्दी से डायग्नोस किया जाए। WHO ने 2035 तक की कसम ली है, भारत सरकार ने 2025 तक की कि हम टीबी देश से खत्म कर देंगे। ओके, क्लाउड सीडिंग दोस्तों की बारिश नहीं हो रही है, ऊपर जाके आसमान में कुछ सॉल्ट एक्सेट्रा गिरा दिए जाते हैं ताकि बारिश आ जाए। तो जो इवन की पहले तो कॉमन सॉल्ट भी यूज़ करते थे, अभी सिल्वर आयोडाइड है ना, पोटेशियम आयोडाइड, इवन ड्राई आइस क्या होता है? CO2 जब आप जमा दें उसको तो ड्राई आइस बन जाती है। लिक्विड मिथेन नहीं होती दोस्तों यूज़, लिक्विड मिथेन तो पता नहीं क्या करेगी, लिक्विड प्रोपेन यूज़ होती है, तो बात ध्यान रहे, ठीक है। ओके, क्लाउड सीडिंग आपको कॉन्सेप्ट भी पता लग गया। एंड देन दोस्तों हम सन की अगर लेयर की बात करें, सन की जो सबसे पहले कोर है, कोर के बाद अगर आगे बढ़ें, सन के कोर के आगे नेक्स्ट हमारा जो आता है वो रेडिएटिव जोन, जहां पर सन बहुत जो रैपिडली रेडिएट करता है एनर्जी को। देन कन्वेक्शन जोन है ना, रेडिएशन से आगे। देन फोटोस्फेयर, एंड फोटोस्फेयर इज द कूलेस्ट लेयर। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? उसके बाद क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर भी गर्म है। तो ये अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि फोटोस्फेयर बीच में होने के बावजूद भी इतना गर्म क्यों नहीं है कंपेयर टू ये बाहर, जो बाहर की चीज़ें भी गर्म है, अंदर की भी गर्म है, तो ये फोटोस्फेयर ठंडा क्यों है? इसके बियॉन्ड जो हमारे सन का एटमोस्फेयर है और उसमें जो फ्लेयर्स वगैरह उठती रहती हैं सन की फ्लेयर्स, तो ये सन के एटमोस्फेयर को कोरोना कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कोरोना भी जो गर्म है कंपेयर टू हमारे फोटोस्फेयर, इसलिए आप बात ध्यान रखें हमेशा, कोर इज द हॉटेस्ट, फोटोस्फेयर इज द कूलेस्ट। तो मुझे अगर पता है कि जो अगर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो फोटोस्फेयर से शुरू करके मुझे कहां तक जाना है? फोटोस्फेयर हमारा नंबर 1 पर है, एंड देन कोर इज द हॉटेस्ट, 2 तक जाना है मुझे, बीच में चाहे 4 और 3 आएगा, 1 और 2 वाली एक ही ऑप्शन थी, मेरा आंसर निकल गया, ठीक है, चांस की बात थी। ओके, ऐसे ऑप्शन हम बनाते भी हैं थोड़ा ताकि बच्चों को भी ये एलिमिनेशन करना सीखें। ओके, पोलियो वायरस की कौन सी स्ट्रेन इराडिकेट नहीं की? टाइप 1 अभी तक इराडिकेट नहीं हो पाई, लेकिन बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा, बाकी सभी इराडिकेट कर दी गई हैं। दोस्तों ये वाइल्ड क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बियॉन्ड दोस्तों, क्योंकि हम जो पोलियो की वैक्सीन भी देते हैं, वैक्सीन से भी लोगों को पोलियो होने का डर रहता है, क्योंकि अगर किसी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो अगर आप उसको वैक्सीन देंगे, पोलियो वैक्सीन, तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने के चलते वहां पर उनको पोलियो हो सकता है। उसको कहा जाता है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, ठीक है, कि वैक्सीन हमने दी थी भला करने के लिए, लेकिन उससे पोलियो ही हो गया, ठीक है, तो इसलिए उसको क्या नॉन वाइल्ड फॉर्म ऑफ पोलियो कहा जाता है, ठीक है, बात ध्यान रहे। लंपी स्किन न्यूज में था क्योंकि चाइना ने मना कर दिया कि भारत के पशुओं से जो में एक डिजीज फैल गई है लंपी स्किन, हम इसलिए आपके प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। जो लंपी स्किन में क्या होता है, अदरवाइज जो स्किन की प्रॉब्लम है ओडिशा में फैली थी, एंड देन उसमें स्किन में लम्प्स बन जाते हैं बड़े बड़े, एंड देन उसके बियॉन्ड दोस्तों जो उसकी जो खाल होती है हमारे जो पशुओं की जो बेची जाती है वो खराब हो जाती है, एंड देन उसके बाद पशुओं की जो लिम्स खराब हो जाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन पे इंपैक्ट देखा गया है, पुअर ग्रोथ, इनफर्टिलिटी, डेथ भी हो जाती है। चाइना ने कहा कि हमें आपके पशुओं से बने हुए प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, लंपी स्किन डिजीज है। ओके, चलो कोई बात नहीं। देन दोस्तों हमने एक डायस्पोरा की बात करें, हमारे देश के लोग जो बाहर रहते हैं उनको डायस्पोरा कहते हैं। सबसे बड़ा डायस्पोरा किसका है दुनिया में? भारत का है। हमने पहले भी 2-3 जगह डिस्कस कर लिया। देन कम्स मेक्सिको और चाइना, देख लेते हैं कौन सा रैंक क्या चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये यूएन की ही बॉडी है, एक IOM कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। देन इनकी ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट आई 2020, इन्होंने बताया कि देखें भारत के बाद मेक्सिको का नंबर है, देन चाइना, ठीक है, सबसे ज्यादा जो बाहर रह रहे हैं लोग इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं वो किसके हैं? भारत के, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आगे और भी बहुत सवाल हैं, तो मैं चाहूँगा आपको ये सवाल एक बार प्लीज़ देख लें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, एंड देन उसके बियॉन्ड अगर जो जैसे बॉडी की बहुत सारे पार्ट्स एक्सेट्रा उसके बारे में बात की हुई है। अंत तक अगर आप देखें तो यहाँ पर इफेक्टिवली हमारे पास 100+ क्वेश्चंस हैं, और जो रेडर एक्स एक्सेट्रा ये हमने टेस्ट में भी डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने देखा होगा ना मेथानोट्रॉफ्स क्या होते हैं, तो
ये बहुत सी चीज़ें डिस्कस्ड हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ना अगर पूरा का पूरा ये सिर्फ डॉक्यूमेंट पढ़ लें, आपके मैक्सिमम 90 मिनट्स लगेंगे, बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी 90 मिनट्स में। प्लस आप जो बाकी जो हमारे जो प्री कोर्स रह गए, चाहे अप्रैल का, चाहे मई का, चाहे जून, जुलाई, अगस्त, आप इनको रैपिडली इसमें अगर साइंस रिवाइज करेंगे मैक्सिमम 60 मिनट्स आपके और लगेंगे। तो दोस्तों इफेक्टिवली अगर आप देखें, इफेक्टिवली आप 150 मिनट में या फिर आप देखें 2.5 से 3 घंटे में बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से साइंस रिवाइज कर सकते हैं, चाहे वो प्रीमिक्स से रिवाइज करें, चाहे दोस्तों आप वो रिवाइज करें प्री क्योर से। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहूँगा आप ये कीजिए, और जो रिवीजन आप लास्ट डेज में कर रहे हैं उसको कीजिए। लास्ट डेज में पॉलिटी एंड हिस्ट्री, और हिस्ट्री तो पॉलिटी तो आपने कम से कम 2 बार पक्का देख के जाइए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं आपने अपने बुक में मार्क की हैं, जैसे भी हिस्ट्री में दोस्तों, हिस्ट्री में मेक श्योर कि एंशियंट मिडिवल एक बार एंड मॉडर्न कम से कम 2 बार रिवाइज हो जाए। एंड देन कम्स योर आपका जो स्टैटिक, जो बाकी अगर देखें पोर्शन बचा इंपॉर्टेंट चीज़ ऑफ एनवायरनमेंट, तो प्लीज़ मेक श्योर इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी 2 बार देख जाएं। ये लास्ट डे का प्लान है आपके, जो लास्ट के 2 या 3 दिन में आपको बिल्कुल टोटल जो आपको दिमाग में चीज़ें रहनी चाहिए रिटेन। 40 से 50% पेपर दोस्तों हमेशा ही स्टैटिक रहता है, तो 40% 50% पेपर में आपने मैक्सिमम लेट्स से 100 में से अगर आपको 40 क्वेश्चन हार्ड को स्टैटिक है, तो मेक श्योर कि 35 के आसपास आपके सही हो जाएं। ठीक है दोस्तों, ये मिस नहीं करना। बाकी अकॉर्डिंगली जो करंट अफेयर्स आपके, मैंने आपको बताया कि जो भी जैसे अभी हमने ये पूरी प्रीमिक्स देख रहे हैं, ऐसे ये प्रीमिक्स के साथ साथ प्री क्योर फटाफट से रिवाइज कीजिए। जो चीज़ आती है दैट्स इट, अच्छा ये छोड़ रहा हूँ ऑल राइट, नहीं आती रुक के पढ़ लिया। एंड देन उसके बाद आपके पास जो 2 मिनट्स की भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, प्रीमिक्स प्री क्योर 2 मिनट्स। एंड अगर आप क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर भी आपने अनंत कंटेंट देखा हुआ है। तो ये इन चीज़ों को जस्ट मेक श्योर कि लास्ट में आपने जो चीज़ें आपको नहीं रिकॉल हो रही हैं फटाफट से देख ली, क्योंकि एग्जाम में रिकॉल करवाना है, सिर्फ अभी 5-6 दिन ही दूर रह गए हम। डरने की बात नहीं है, बहुत सारी पढ़ाई की है, साल भर पढ़ाई की है, और आधा तो साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया पढ़ाई की है। तो डरो मत, घबराओ मत। बस मैं आपको सिर्फ, हम ये बहुत सारी जो सीरीज चला रहे हैं रिवीजन की, सिर्फ इसीलिए चला रहे हैं ताकि आप एक बार खुद से इनिशिएट हो जाएं एंड टॉपिक्स उठाएं, खत्म करें। ठीक है दोस्तों, बस यही लास्ट में थोड़ी उम्मीद रहती है आपसे कि बस हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत तो चलो क्या हारनी है, अब जो एक पर्टिकुलर वक्त है जहां पर खुद को पुश करना है कि मैं आधा 1-2 घंटे और लगाऊंगा, क्योंकि आखिरी के 5-6 दिन है, और एक्स्ट्रा लगा लोगे दोस्तों, उसके बाद आराम से 2-3-4 दिन सोना, जो आराम करना। ठीक है, फिर कोई नहीं बोलेगा। तो प्रीलिम्स निकालो, प्रीलिम्स निकालने के बाद चलेंगे मेंस की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में बहुत ही जल्द। ऑल द वेरी बेस्ट।